बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 4 से 6 मार्च 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। वीडियो के अंत में आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में कहां से समाधान यात्रा की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बताया था समाधान यात्रा की शुरुआत बेतिया पश्चिमी चंपारण से की गई थी। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी छात्रों को बता दूं, अगर आप घर बैठे रहकर 69वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप पर एक ऑफर आया है। आप इस ऑफर का लाभ उठाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एग्जाम के लिए नोट्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा, करंट अफेयर्स की पूरी श्रृंखला रहेगी, प्रीवियस ईयर पेपर आदि यहां पर आपको मिलने वाली है। तो ऑफर के बारे में डिटेल जानकारी इस वीडियो के अंत में दी जाएगी। पूरे वीडियो के साथ बने रहें। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है कि बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हाल ही में कितने रुपये का बजट पेश किया है। बिहार बजट से संबंधित ये प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया कि हाल ही में कितने रुपये का बजट पेश किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2,61,885 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है बिहार के मौजूदा वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की अगर हम बात करें, इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। पिछले वर्ष का जो बजट है, इसके आकार की बात करें तो पिछले वर्ष का बजट का आकार था 2,37,691 करोड़ रुपए। इस वर्ष जो ये पेश किया गया है, इसमें 10% का कह सकते हैं इजाफा देखा गया, यानी कि 10% अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में। ये भी पॉइंट अपनी कॉपी में आप लोग नोट कीजिएगा। हमारा इसी में अगला पॉइंट है कि इस बजट में, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अभी हाल ही में पेश हुआ, तो इस बजट में नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। सर्वाधिक जो बजट पेश हुआ है, यानी कि सर्वाधिक जो राशि है वो आपको ध्यान रखना है। 2,61,885 करोड़ रुपए का जो बजट पेश हुआ, इसमें से शिक्षा के लिए सर्वाधिक राशि जारी हुआ। तकरीबन मान के चलिए 22% जो राशि है शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है। वहीं पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि पटना के गांधी मैदान के पास खादी मॉल है, जो कि बिहार का एकलौता खादी मॉल है। अब बिहार में खादी को बढ़ावा देने के लिए पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनेगा। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हालांकि बिहार बजट के बारे में एक वीडियो हमने चैनल पर अपडेट किया है, आप इस वीडियो को देखिए। वहां पर बिहार बजट की बारीकियों को अच्छे से आपके समक्ष चलाया गया है, जिसके माध्यम से चीज़ों को आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपकी 69वीं बीपीएससी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में बनेंगे। जो जितने भी टॉप फैक्ट्स निकलकर सामने आए हैं बिहार बजट 2023-24 से, वो सभी का संकलन हमने इस वीडियो में किया है। ऊपर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए और इसका पीडीएफ फाइल को आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बजट से संबंधित जितने भी तथ्य बने हैं वो सभी हमने इसमें शामिल किया है, कोई भी फैक्ट आपका नहीं छूटेगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हालांकि दूसरा प्रश्न भी बजट से ही संबंधित है। ये प्रश्न की बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार अर्थात बिहार सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि के तौर पर अब कितनी राशि देगा। पहले जो राशि दिया जा रहा था सहायता के तौर पर, अब इसमें बढ़ोतरी करते हुए इसे 25,000 किया गया है। पहले 10,000 था, अब ये 25,000 किया गया। ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25,000 रुपये। अब यहाँ पर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा कि अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि के तौर पर पहले 10,000 रुपया देती थी, जिसे बढ़ाकर अब 25,000 रुपये कर दिया गया है। ये बिहार बजट 2023-24 में बातें कही गई है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो साथ ही बिहार की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नारी शक्ति योजना के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी और बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम में उत्तीर्ण होने वाली महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस परीक्षा और इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार की तैयारी के लिए क्रमशः 1,00,000 और 50,000 की राशि, या देखिए 1,000 नहीं बल्कि 1,000 होगा, 50,000 की राशि दी जाएगी।
ये ध्यान रखिएगा। यूपीएससी की एग्जाम पास करने पर मेंस एग्जाम और साथ ही साथ यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए 1 लाख रुपये और वहीं भी बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए 50,000 राशि देने की घोषणा की है। हालांकि बिहार बजट की बात करें तो इस वर्ष जो बजट पेश हुआ है इसमें कोई भी नई प्रकार की या फिर बड़ी घोषणा नहीं हुई। जितने भी मतलब कर सकते हैं योजनाएं धरातल पर चल रही है उसे ही थोड़ा सा अपडेट किया गया, उसे ही थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है। कोई भी बड़ी घोषणा नहीं हुई है, तो इन सारी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस वीडियो में जो बजट वाला वीडियो है वहां पर हमने चीजें आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में पेश हुए बिहार बजट 2023-24 में जिन विभागों को राशि आवंटित की गई है इनमें कौन सा मिलान गलत है। अब यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह से प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो शिक्षा विभाग के लिए जो राशि आवंटित की गई है सर्वाधिक राशि है, जो कि आपको ध्यान रखना है 40,450.91 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग के लिए आवंटित की गई। ये बिल्कुल सही है। हमसे यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कौन सा मिलान गलत है, यानी कि गलत मिलान की पहचान करना है। विकल्प नंबर बी में देखेंगे स्वास्थ्य विभाग के लिए 16,966.42 करोड़ की राशि आवंटित की गई। वित्त विभाग के लिए 2,547 करोड़ रुपए और वहीं पे हम बात करें कृषि विभाग के लिए तो 3,639 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सा मिलान गलत है तो कोई भी मिलान गलत नहीं है, सारे के सारे मिलान यहाँ पर सही है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर हमने इसके बारे में एकदम से विस्तार से लिखा है। जो विभाग है यानी कि विभाग और विभाग को जो राशि आवंटित किया गया है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, आप यहाँ पर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि डिटेल में जो पीडीएफ आपको दिया गया वहाँ पर इसको एकदम से विस्तार पूर्वक समझाया गया है, तो पीडीएफ के भी माध्यम से आप इसे तैयार कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, हमने जो जानकारी आपको दिया था पुनः आपको रिपीट करा दूं कि सर्वाधिक जो बजट पेश हुआ है इस वर्ष ये 22% शिक्षा के लिए पेश हुआ है और दूसरे नंबर पे है स्वास्थ्य विभाग। चलते हम यहाँ पर अगले चौथे प्रश्न पे। तो ये चौथा प्रश्न है कि हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। ऐसे में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा यानी कि आईसीआर और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन 2 से 4 मार्च तक पूसा कैंपस नई दिल्ली में किया गया। ये 3 दिवसीय मेला था जिसका आयोजन अभी हाल ही में पूसा कैंपस नई दिल्ली में किया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2023 का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, तो संबंधित तथ्यों को अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हम अगले फैक्ट की यहाँ पर बात करें तो पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय संस्थान की जो स्थापना हुई थी ये मूल रूप से पूसा बिहार में एक अमेरिकी समाज सेवक हेनरी फिप्स द्वारा दिए गए 30,000 पाउंड के सहयोग से 1905 में की गई थी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 1934 में बिहार में विनाशकारी भूकंप आया था। तो आपको ध्यान रखना सन 1934 में बिहार में एक भयंकर भूकंप के परिणाम स्वरूप जो मतलब कह सकते हैं यहाँ पर जो भवन थे, पुराने भवन थे, वो मतलब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। तो इसके परिणाम स्वरूप उसी वर्ष नई दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया गया और इसे नाम दिया गया पूसा कैंपस। और पूसा कैंपस नई दिल्ली में ही प्रत्येक वर्ष पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है। आई होप कि इन सारी बातों को यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक फैक्ट बता दूं यहाँ पर कि जो ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं पंतनगर, ये उत्तराखंड में एक स्थान है और यहीं पर पंतनगर में ही भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय खुला था। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये उत्तराखंड में एक जगह है जहां पर भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी गुकेश को अभी हाल ही में प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि एशियाई शतरंज महासंघ ने भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को पिछले साल महाबलीपुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड में रिकॉर्ड स्कोर, जो कि आपको ध्यान रखना 11 में से 9 स्वर्ण जीतने यानी कि 9 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। 11 स्वर्ण पदक में से 9 स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया था, रिकॉर्ड था एक।
तो इसीलिए अभी हाल ही में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से इन्हें एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा सम्मानित किया गया है। हम अगले फैक्ट की यहाँ पर बात करें डी गुकेश की, तो डी गुकेश भारत के 59वें ग्रैंड मास्टर बने थे, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो ग्रैंड मास्टर खिताब की यहाँ पर चर्चा हुई है। ग्रैंड मास्टर खिताब विश्व शतरंज महासंघ या फिर संगठन फीडे द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दिया जाने वाला शतरंज की दुनिया का सर्वोच्च खिताब है, जो कि फीडे द्वारा यानी कि विश्व शतरंज संगठन द्वारा दिया जाता है। यह शतरंज की दुनिया का सबसे बड़ा खिताब है। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है, फीडे की स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में हुआ था और इसका मुख्यालय वर्तमान में लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अगला पॉइंट है, भारत का पहला ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, जो कि तमिलनाडु से हैं। ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। हालांकि हम बात करें अगले पॉइंट की पहली महिला ग्रैंड मास्टर की, तो सुब्बारामन विजयलक्ष्मी, ये भी तमिलनाडु से थी, जो कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा छठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं, यह है रश्मि शुक्ला, जिन्हें अभी हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, यानी कि एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना कि महाराष्ट्र कैडर की 1988 बैच की भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस की अधिकारी रश्मि शुक्ला मौजूदा समय तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर कार्यरत थे, लेकिन अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति एसएसबी के महानिदेशक के तौर पर हुई है। ध्यान रखिएगा, इनका नाम है रश्मि शुक्ला। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट में बात करेंगे भारत के सेना प्रमुखों के बारे में। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है थल सेना से संबंधित। तो थल सेना प्रमुख वर्तमान में है जनरल मनोज पांडे, और वहीं पे हम बात करें वायु सेना प्रमुख की यानी कि एयर मार्शल है वीआर चौधरी, और वहीं पे हम बात करें नौसेना प्रमुख की तो नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार है। मौजूदा समय में ये तीनों का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न की वो वान थुआंग हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, यही है वो वान थुआंग। अभी हाल ही में ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए। तो ऐसे में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वो वान थुआंग हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। देखिए यहाँ पर विकल्प नंबर सी में हमने इंडोनेशिया लिखा है, और इंडोनेशिया और भारत के दृष्टिकोण से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसकी चर्चा यहाँ पर हमने एक बार पुनः आपके समक्ष विस्तार पूर्वक किया है। ये पॉइंट यहाँ पर यह है कि दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और इस 17वें शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा भारत को इसकी कमान सौंपी गई है। ये आपको ध्यान रखना, अगले 1 वर्ष के लिए G20 का कमान भारत के हाथों में है 1 दिसंबर 2022 से। अब यहाँ पर इसमें हमारा अगला पॉइंट है, जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ, इसका थीम क्या था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका थीम निर्धारित था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये निर्धारित थीम था G20 शिखर सम्मेलन का 17वें संस्करण का। अगला पॉइंट है आसियान के बारे में। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। चूंकि यहाँ पर इंडोनेशिया की चर्चा हो रही है, तो इंडोनेशिया के बारे में एक फैक्ट हमने ये भी शामिल किया है कि 2022 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की करीब 87 से 88% आबादी मुस्लिम यानी कि मुस्लिम समुदाय के हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ करीब 231 मिलियन मुस्लिम रहते हैं, जो कि दुनिया भर के मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग इंडोनेशिया में ही रहता है। अगर हम बात करें विश्व में सर्वाधिक मुसलमान मतलब कह सकते जनसंख्या के आधार पर किस देश में निवास करते हैं, तो इंडोनेशिया इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर सबसे अधिक मुसलमान निवास करता है। ये यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। चलते अब अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न की फिनलैंड की बहुराष्ट्रीय संचार कंपनी नोकिया ने हाल ही में कितने वर्षों के बाद अपने लोगो में बदलाव किया है। फिनलैंड की एक कंपनी है बहुराष्ट्रीय संचार कंपनी नोकिया। तो अभी हाल ही में 60 वर्ष के बाद लोगों का बदलाव किया गया है नोकिया के द्वारा। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया है कि नोकिया कॉर्पोरेशन फिनलैंड की बहुराष्ट्रीय संचार कंपनी है। इसका मुख्यालय फिनलैंड के केलानियमी एस्प्रो में स्थित है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा कि इसकी स्थापना 12 मई 1865 को हुई थी, और साथ हाल ही में 60 साल बाद नोकिया ने अपने लोगों में बदलाव किया है। और यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर यह है कि हालांकि 1866 में नोकिया ने अपना पहला लोगो तैयार किया था,
और इसमें केवल एक मछली की छवि थी, जो कि शुरुआती चरण में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक मछली की छवि थी नोकिया के लोगो में। समय के साथ ये परिवर्तित होता गया और जो नया लोगो बना है ये है नया लोगो। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिखा गया, नोकिया का जो पुराना लोगो था इससे पहले इस वाले की बात किया जा रहा है। तो नोकिया का जो पुराना लोगो था जहाँ पर सिर्फ नीले रंग का था ये लोगो, जिसमें कैपिटल लेटर्स में नोकिया लिखा था, वहीं नए लोगों की बात करें तो जिनमें 5 अलग अलग रंग की डिजाइन है और इन्हीं से मिलकर नोकिया बना है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, इंटरनेट पर जब किसी चीज को सर्च करते हैं जो उसका यूआरएल होता है वो किस रंग का होता है, शायद ये बीपीएससी एग्जाम में ही पूछा गया था। तो इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। हाल ही में प्रश्न पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है 60 वर्षों के बाद नोकिया ने अपने लोगों में बदलाव किया है। ये लोगो किस रंग का था और अभी जो बना ये किस रंग का है, इस तरह से मिलते जुलते प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के संबंधित सारे तथ्यों पर आपकी नजर होनी चाहिए अगर आप बीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। तो निसंदेह यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे अगर यहाँ पर रेगुलर आप क्लास को फॉलो करेंगे। तो पिछले कई दिनों से हम आपके लिए क्लास लेकर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन ये अब रेगुलर हो चुकी है। रेगुलर बेसिस पर पहले की तरह ही आपको क्लास मिलेगी। तो जितने भी छात्र बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं यहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ चुके हैं 9वें प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है, यानी कि पुरुष हॉकी टीम का कोच अभी हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रेग फुलटन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जिन्हें आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये पुरुष हॉकी टीम के नए कोच नियुक्त किए गए हैं। और इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि टोक्यो ओलंपिक चैंपियन व बेल्जियम के सहायक कोच रहे दक्षिण अफ्रीका के क्रेग फुलटन हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं। ये यहाँ से ध्यान रखिए, ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। उन्होंने ग्राहम रीड का स्थान लिया। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्होंने किनका स्थान लिया, तो ग्राहम रीड का स्थान उन्होंने लिया है। हमारा अगला पॉइंट है कि पिछले वर्ष ग्राहम रीड के कोच रहते ही भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 यानी कि 2021 में जो आयोजित हुआ था, 41 वर्ष बाद कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किया था। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्ष बाद टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया था या फिर कोई भी पदक अपने नाम किया था। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब बेल्जियम को हराकर जर्मनी ने अपने नाम किया है। इस पुरुष हॉकी विश्व कप में जो कह सकते हैं भारत का प्रदर्शन ये काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक रहा, जिसके बाद से अभी हाल ही में नया कोच नियुक्त किया गया क्रेग फुलटन को। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं कि 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता, तो बेल्जियम को हराकर जर्मनी ने इस खिताब को अपने नाम किया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब निकलास वेलन को दिया गया जो कि जर्मनी के हैं, और वहीं पे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड विंसेंट वनास जो कि बेल्जियम के हैं, और शीर्ष गोल स्कोरर का खिताब जेरेमी हेवर्ड जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। हालांकि जो पीडीएफ आपको मिलेगा मंथली करंट अफेयर्स वाला, वहाँ पर हमने सारे मतलब अवार्ड जो है दिए गए हैं वो सभी का वहाँ पर एकदम से विस्तार पूर्वक वर्णन आपको मिलेगा। यहाँ पर जगह के अभाव के कारण ही चीज़ों को हमने सीमित मात्रा में रखा है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को यहाँ पर हमने शामिल किया है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 10वें प्रश्न पे। यह प्रश्न की हाल ही में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की गई है। तो भी हाल ही में जो ये वैक्सीन विकसित हुई है इसका राइट आंसर होगा डेंगू के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है इसका जो निर्माण हुआ ये इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और आपको ध्यान रखना यह पहली एवं एकमात्र डीएनए वैक्सीन है डेंगू की, और ऐसे में ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 7वां धर्म धम्म सम्मेलन आयोजित किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 7वां धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में भोपाल में किया गया। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है भारत की दूसरी महिला व मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 3 मार्च 2023 को भोपाल मध्य प्रदेश में सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ये यहाँ से ध्यान रखना कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया सांची मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि इससे पहले यानी कि इसका जो 6ठा संस्करण था, इससे पहले बिहार के नालंदा जिले के राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में 7 से 9 नवंबर 2021 को 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसकी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था 2021 वाले जो डेली करंट अफेयर्स वाले क्लास में थे उसमें। आई होप कि आपको याद होगा। हमारा अगला पॉइंट होगा, हालांकि पहला अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 22 से 23 सितंबर 2012 को सांची विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में ही आयोजित किया गया था। तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है
कोई भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये अभी हाल ही में इसका 7वां संस्करण आयोजित हुआ है। पिछला इसका 6ठा संस्करण जो था ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये राजगीर में आयोजित हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में। अगला हमारा यहाँ पर 12वां प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है। तो कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का खिताब अभी हाल ही में डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, जो कि आप यहाँ पर इन्हें इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेनियल मेदवेदेव। आपको ध्यान रखना है कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का खिताब रूस के डेनियल मेदवेदेव ने ब्रिटेन के एंडी मर्रे को हराकर अपने नाम किया है, यानी कि उप विजेता रहा ब्रिटेन का एंडी मर्रे। जो कि ये भी आपको ध्यान रखना है कि डेनियल मेदवेदेव किस देश के हैं, तो रूस के हैं, और उन्होंने इस खिताब को यानी कि कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट हमारा 13वां प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 और 4 मार्च 2023 को पहली बार किस शहर में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया है। तो पहली बार इसका आयोजन किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा विशाखापत्तनम में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो आयोजन था ये 2 दिवसीय आयोजन था, और 2 दिवसीय आयोजन कहाँ किया गया, आपको ध्यान रखना विशाखापत्तनम में ये आयोजित हुआ 3 से 4 मार्च 2023 को। नेक्स्ट पॉइंट आंध्र प्रदेश से ही संबंधित है। एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने शामिल किया है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के 23वें व वर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण किया था। ये जानकारी हमने आपको कुछ समय पहले दिया था। महात्मा गांधी की प्रतिमा की बात हुई तो ऐसे में पाकिस्तान के बारे में हमने पॉइंट लिखा कि पाकिस्तान में महात्मा गांधी की मूर्तियां 2 जगहों पर है। एक तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पाकिस्तान संग्रहालय में, और साथ साथ इस्लामाबाद में ही भारत के उच्चायोग में 2 मतलब प्रतिमा पाकिस्तान में महात्मा गांधी की स्थापित है। और एक पॉइंट यहाँ पर यह है आंध्र प्रदेश से संबंधित कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। अगला 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन कोकराझार असम में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2022 वाला बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का वार्षिकांक के पीडीएफ का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर पूरे के पूरे साल के करंट अफेयर्स आपको मिलने वाले हैं। सारे प्रश्नों का समग्र विश्लेषण पीडीएफ में है, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी। आप वहां पर जाकर इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला 15वां प्रश्न है कि हाल ही में आई IMF की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है। तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ये क्षमता है कि 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान दे सकता है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला 16वां प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस देश में आयोजित हुए शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जापान। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रायसीना डायलॉग के कौन से संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसकी जानकारी हमने कल वाले वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक दिया था। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसके अतिरिक्त जितने भी छात्र बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, बीपीएससी में अगर ऐप पर 69वें बीपीएससी वाले कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको आपके एग्जाम के लिए उच्च क्वालिटी का नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, खास करके प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जिसमें आपका मटेरियल जो मिलने वाला है, जो सिलेबस आधारित नोट्स होंगे, बिहार जीके होंगे, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज होगा, प्रीवियस ईयर पेपर होगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगा, आदि इसमें इंक्लूड है। अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए इसे आप लोग जरूर ज्वाइन करें। बात यहाँ पर ये ध्यान रखेगा, इसे जो ऑफर है इसे एक्सटेंड करते हुए 10 मार्च से किया गया है। तो 10 मार्च 2023 तक आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।